हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम मॉक टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। और अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी आप मॉक टेस्ट में कितना भी स्कोर कर रहे हो, आपके 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को समझने की मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आपने सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियो देख रखी है तो आप छोड़ सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा प्रैक्टिकल मिलेगा जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस मॉक में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये कैसे पता लगाया जाए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या बेकार हो रही है, तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2019 की कट ऑफ आपने देखी ली थी, इस बार यूआर कैटेगरी की 147.7 कट ऑफ गई थी, लगभग 148 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ओवरऑल 1,25,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था टीयर 2 के लिए। इसी तरह अगर CHSL 2018 की कट ऑफ की बात करें, 2019 पेपर अभी होना बाकी है, तो यूआर कैटेगरी की आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो 135 मार्क्स गई है। बाकी SC ST OBC और EWS कैटेगरी कट ऑफ भी आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हो यहाँ पे। तो एक कट ऑफ का नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए कि पिछले साल कट ऑफ क्या गई है, क्योंकि उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करके चलते हैं। वैसे हमें कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर लाने होते हैं अगर हमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, लेकिन फिर भी कट ऑफ का नंबर एक दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, जो ये कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि एक्चुअल कट ऑफ और इस कट ऑफ में क्या फ़र्क है और कितने नंबर ले आओगे तो आप जो इस बार कट ऑफ गई है उसके आसपास पहुंच जाओगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्या CGL और CHSL एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नॉर्मलाइजेशन होता है पेपर के अंदर। तो अगर आप इंग्लिश में से 50 में से 48 स्कोर कर रहे हो, और अगर मैं बात करूँ जीके में आप 50 में से 15 नंबर स्कोर कर रहे हो, तब आपका ओवरऑल स्कोर कितना बनेगा? दोनों का ऐड अगर हम कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास ओवरऑल स्कोर 100 में से 63 नंबर बन रहा है, अगर 2 सेक्शन की बात करूँ तो इसमें ये मैटर नहीं करता आप इंग्लिश में 48 बहुत अच्छा कर रहे हो, जीके में कम कर रहे हो, आपका ओवरऑल स्कोर बना कितना? 63। ऐसा भी हो सकता था कि आप इंग्लिश में कितना स्कोर करो, आप इंग्लिश में 30 नंबर स्कोर करो और जीके में 33 नंबर स्कोर करो, तब भी आपका मार्क्स इतना ही बनेगा। तो कुछ फर्क नहीं है एग्जामिनर की नज़र में कि आप किस सेक्शन में अच्छे हो, आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी। ठीक है, CGL CHSL का पैटर्न यही है, MTS का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस उसमें फर्क ये है कि वहाँ पे क्या होता है, टीयर 1 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। और टाइम क्या होता है MTS एग्जाम में? 1.5 घंटे का टाइम दे दिया जाता है। CPO की बात करें, डबल टाइम दे दिया जाता है, क्वेश्चंस भी डबल हो जाते हैं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, और टाइम भी कितना मिलता है? 2 घंटे का मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन 4 सब्जेक्ट जो आपके पूछे जा रहे हैं सभी SSC एग्जाम्स में 4 सेक्शन ही पूछे जाते हैं, मार्किंग भी सेम है। जितने नंबर का भी एक क्वेश्चन होगा उसका 1/4 डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो। सही करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर ये वाला पार्ट। हमने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, अब हम समझते हैं एग्जाम को मॉक टेस्ट को दें कैसे। अगर आप मॉक टेस्ट को जैसा दोगे वैसे ही एग्जाम को दोगे तो आप अच्छा स्कोर करते हो। तो मॉक टेस्ट के बारे में हम सारी की सारी बातें करेंगे, और एग्जाम भी एक तरह का मॉक टेस्ट ही होता है। ठीक है, रियल मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? एग्जाम जैसा बिल्कुल पेपर। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में सबसे पहला अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए आपको? देखो, सबसे पहला सेक्शन जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, अगर आप नए हो तो आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। होता क्या है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले कर लिया, आप 6 से 7 मिनट के अंदर जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे। जितने आते होंगे आपने कर लिए, जितने नहीं आते वो छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में देख लिए, आता होगा कर दिया, वापस आने की जरूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। एक बार की में जितना आ गया आपने कर लिया, से 25 में से 10 क्वेश्चन करे, 12 क्वेश्चन करे, जितने भी। अच्छा, उसके बाद सेकंड सेक्शन जो मैं हमेशा कहता हूँ अटेम्प्ट करो, वो है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है जो कि 10 से 12 मिनट में किए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, आपका कॉम्प्रीहेंशन भी आता था, कॉम्प्रीहेंशन की वजह से इंग्लिश सेक्शन में 15 मिनट ले जाता था, क्योंकि उसे करने में टाइम लगता था, पूरा पढ़ना, क्वेश्चन को सोल्व करना। लेकिन अब कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता, एक्टिव पैसिव भी आ जाता है, इंडायरेक्ट भी बीच में आ जाता है, लेकिन वो सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया कॉम्प्रीहेंशन की जगह। क्लोज टेस्ट करना में कम टाइम लगता है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में और करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो कॉम्प्रीहेंशन में लंबे लंबे पैसेज होते हैं। लेकिन अगर अब इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो 10 से 12 मिनट में इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, आप ये मान के चलो 17-18 मिनट के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 100 में से, तो आधा बर्डन तो आपका यहीं पे खत्म हो गया। हो सकता है 50 में से आपने क्या कर लिया हो, 50 में से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। आप कोशिश करो, अगर 50 में से आपके यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन सही हो गए तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि मैंने 15 से 17 से 18 मिनट के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब आप एक पॉजिटिव माइंड सेट से आगे बढ़ोगे। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन में हमेशा कहता हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, वो मैं कहता हूँ रीजनिंग सेक्शन। क्यों रीजनिंग सेक्शन कह रहा हूँ? रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन आप एक बार की में कर लोगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्टली आप आंसर निकालते चलोगे। 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो मैं कह रहा हूँ रीजनिंग सेक्शन के 25 में से 20 क्वेश्चन कर लो, और ये कितने मिनट में हो जाएंगे? 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजी वाले।
5 क्वेश्चन फंसेंगे, कौन कौन से टॉपिक से पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ। सीरीज के टॉपिक से आपके क्वेश्चन फंसेंगे जिसमें आपको हो सकता है दिक्कत आए करने में, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी अगर कोई सेक्शन ऐसे एनालॉजी का आपको क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, आपने छोड़ दिया उसे, ठीक है। तो सीरीज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिसिंग टर्म के क्वेश्चन हो गए, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी लास्ट के लिए मैं कहूंगा कि काउंटिंग फिगर का अगर बड़ी सी फिगर आ गई तो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना, कई बार उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और डाउट भी रहता है कि सही है नहीं है, कोई फिगर मिस हो गई नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन छोड़ दे जो बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं। मिसिंग टर्म्स के सीरीज के क्वेश्चन है, कोई सीक्वेंस है आपको समझ ही नहीं आ रहा वो सीक्वेंस बन क्या रहा है, तो उसे बाद के लिए छोड़ दिया, एक बार की में हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो लास्ट के लिए छोड़ दिया। तो जनरली ये टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। बाकी रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, बच्चों वाले क्वेश्चन। क्लॉक कैलेंडर बहुत छोटा सा टॉपिक, एक बार पढ़ लिया तो कर लिया, वैसे भी कमी क्वेश्चन आते हैं उससे आजकल। पजल के क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते। तो जो इजी वाला पार्ट है वो वाला आप जल्दी से कर लो, ठीक है। तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। अब आप देखोगे क्या आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, लगभग आपके पास 25 से 30 मिनट बची हुई है। और आपके पास सिर्फ क्वांट के कितने क्वेश्चन है, आपके पास क्वांट के 25 क्वेश्चन है, और 25 से 30 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हैं। बेसिकली वैसे आपके पास 30 मिनट बचेगी अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, सारी चीजों को 15 मिनट इसमें लगा रहे हो तो 10 और 15 से 16-17 मिनट के अंदर ये हो जाता है। तो 28 से 30 मिनट आपके पास क्वांट सेक्शन के लिए बचनी चाहिए। अब क्वांट सेक्शन का पेपर हमने सीजीएल 2019 टीयर 1 में देखा कि इजी भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसे पेपर भी थे सीजीएल 2019 टीयर 1 में क्वांट सेक्शन के लास्ट की शिफ्ट्स में कि 10 मिनट में 10 से 12 मिनट में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। और ऐसे भी पेपर थे जो आपको 50 मिनट दे दी जाए तब भी लगे कि ना हो। तो होता क्या है क्वांट सेक्शन में भी आप समझो, क्वांट सेक्शन में आपके 21 क्वेश्चन तो नॉर्मल होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे आपके किसके, डीआई के। डीआई के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टीयर 1 में नहीं आते, या तो अभी इस बार क्यों हुआ कि चारों डीआई के क्वेश्चन अलग अलग आए, ठीक है। अलग अलग 4 क्वेश्चन थे डीआई के, बेसिकली स्टैट्स के क्वेश्चन यूज करे थे इस बार, वरना डीआई के जो क्वेश्चन थे स्टैट्स वाले भी वो भी मुश्किल नहीं थे, एक बार की में डुएबल थे, सिंपल क्वेश्चन की तरह आप उसे लेके चलो तो कर सकते हो। इससे पहले क्या होता सीएचएसएल 2018 टीयर 1 में, सीजीएल 2018 में, तो 4 क्वेश्चन थे डीआई के अलग अलग मिक्स होकर, विंडो ऐसे दे रखे थे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके आपको निकालना था। हिस्टोग्राम के भी क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन थे वो भी स्कैटर्ड थे। तो आपने क्या करना है, 25 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के हैं, उसमें से अगर सेम डीआई पे क्वेश्चन है तो वो लास्ट के लिए छोड़ देना, बाद में लास्ट में चारों एक साथ कर लेना। लास्ट के लिए मैं कब कह रहा हूँ, 25 क्वेश्चन को मैं स्प्लिट कर दिया 21 और 4 क्वेश्चन के अंदर। 21 क्वेश्चन में से देखो पेपर मुश्किल हो या इजी हो, इजी होगा तो आप 21 के 21 वन टेक में कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन अगर पेपर मुश्किल आ गया, चाहे आपने कितनी प्रैक्टिस करी, 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान जरूर कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 21 में से अगर आप पूरा कोर्स पढ़ के भी जा रहे हो तो 16 क्वेश्चन एक बार की में आप कर सकते हो, 5 क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ दिए। पहले ये 16 क्वेश्चन करे कितने मिनट में, 15 या 14 मिनट में आपके 16 क्वेश्चन हो जाएंगे जो इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 4 क्वेश्चन डीआई के करें, अगर नॉर्मल डीआई पे आए तो 4 मिनट आराम से ले जाएगा, 4 से 5 मिनट, तो आपके 20 से 21 मिनट में ये निपट जाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है इसी पार्ट को करने में, इजी क्वेश्चन करने में, डीआई के क्वेश्चन करने में 25 मिनट लग जाए, कुछ लोग 20 से 21 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपने इतना मिनट भी लगा दिया तो भी आपके पास 3 से 4 मिनट तो बचेगी फाइनली, 4 से 5 मिनट भी बच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, कई बार लॉजिकल रीजनिंग ईजी आ जाती है तो उसमें कम टाइम में कर लेते हैं, कई बार डिफिकल्ट आ जाती है तो हम उससे टाइम चेंज होता रहता है। ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है इतने टाइम में करना है, लेकिन मैं पैटर्न समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो हमने कहा क्वांट सेक्शन के 20 से 21 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा चाहे पेपर कैसा भी हो। अब बचे 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में टाइम बचा तो वो करने हैं, नहीं बचा कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट शिफ्ट है, डिफिकल्ट शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा अभी थोड़ी देर में कितने कितने नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये चीज समझ आई। तो हमने पहले क्या करा, हमारा टारगेट सबसे बड़ा ये है कि हम ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो एग्जाम में जो हम देख ही ना पाए। वो कब होगा, जब आप जिस फ्लो में मैं कह रहा हूँ उस तरह से करोगे। पहले जनरल अवेयरनेस करो, फिर आप क्या करो, इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करो। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा अटकना नहीं है, जहां भी लगे कोई प्रॉब्लम है नहीं कर रखा है चेक क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे। अब बीच में करने की कोशिश कर रहे हो जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं करा, आपने 3 मिनट उसमें वेस्ट कर दी, पता चला बाद में 4 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए आप, ठीक है। तो वो आपको डिसएडवांटेज देगा, 3 मिनट में आपने क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया लेकिन फिर भी आपका वो फायदा नहीं है, वो नुकसान ही देगा क्वेश्चन। तो उसे लास्ट के लिए छोड़ना है, करना है। छूट गए तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन। अगर नहीं छूटे तो बहुत अच्छी बात है, जितना टाइम बचेगा हम कर लेंगे। तो जो रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन हम छोड़ के चल रहे हैं, अब उसमें देखना आप कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपके पास 4-5 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के बचे, मैं कह रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे, बाकी जी इंग्लिश और जीके में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक बार की में हो गया। अब इसमें आपको ये एनालाइज करना, क्वेश्चन आपने एक बार देखा तो है छोड़ने से पहले, तो आपको ये देखना कौन से क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है, जो आप कर ही लोगे। एक तो होता है कि मुझे पता है क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये वाला क्वेश्चन मैं कर तो लूंगा लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट लग सकती है मुझे एक क्वेश्चन में। तो पहले वो वाले क्वेश्चन कर लो जिससे आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ इसका आंसर मैं निकाल लूंगा। तो आपके पास मैं कह रहा हूँ 4 मिनट बची हुई, आपके पास 8 क्वेश्चन बचे हुए, आपको पता है एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट लगेगी, तो कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, 6 क्वेश्चन छोड़ गए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ पा रहे हो आप मेरी, ठीक है। इस तरह से अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर।
ये चीज़ समझ आई। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, ये हुआ पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अब काफ़ी लोगों का डाउट ये आता है, सर मॉक टेस्ट दें कितने। अच्छा, अगर आप CGL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो अभी तो आपको कोई ज़्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है ऑलरेडी, आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो आप हर 2 दिन में एक मॉक दे लो, या रोज भी एक मॉक दे सकते हो। वरना अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो अभी बिल्कुल भी मॉक मत दो। पहले अपना क्या करो, अभी बहुत टाइम है, आपका एग्जाम अप्रैल से पहले होने की कोई भी उम्मीद नहीं है CGL 2020 की। तो अभी क्या करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो। जो भी आपके एजुकेटर हैं, जिससे भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ रहे हो मैथ सेक्शन या इंग्लिश सेक्शन की पर्टिकुलर टीचर, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अपना कोर्स पहले कंप्लीट करा वहां से, ठीक है। टीचर वो होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। उनसे अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मॉक देने। मॉक से आपको पता भी चलेगा आपने कुछ इंप्रूवमेंट हुई नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले दिन आए मॉक दे के देखा, ठीक है, पहले दिन देखा मॉक में 70 नंबर हैं, चलो उन्होंने कहा चलो दूसरे दिन फिर मॉक दूंगा, दूसरे दिन 80 नंबर हो गए, बहुत खुश हो गए। तीसरे दिन मॉक देने बैठे, पता चला तीसरे दिन 60 ही नंबर रह गए, फिर डिप्रेस हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने तैयारी पूरी नहीं करी। तो इसलिए मॉक का जो स्कोर है आपका रैंडमली वेरी करेगा, मॉक के लेवल पे भी वेरी करेगा और आपकी प्रिपरेशन पे भी। हो सकता है एक मॉक ऐसा भी हो, 5वें दिन आप मॉक दे रहे हो, आपके 110 नंबर आ जाए। 110 नंबर इसलिए आ गए, आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चन उसी में से आ गए, तो आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया। ये चीजें आपके साथ होंगी अगर आपने अभी अभी तैयारी कर स्टार्ट करी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो कि मॉक की अभी जरूरत नहीं है। पैटर्न समझ लो एक बार मॉक से, प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर देख लो, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचर से पूरी कंप्लीट तैयारी करो अपनी, उसके बाद मॉक दो, अपना प्रीवियस ईयर का पेपर दो, कैसे भी करो, ठीक है। ये चीज समझ आई मॉक की रेलिवेंस क्या है। एक बार आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं, रिवीजन करनी है, मॉक देने मैक्सिमम। तो रिवीजन करते रहो रोज, और एक मॉक रोज देते रहो। जैसे जैसे एग्जाम पास आए, एग्जाम में बचे हैं 10 या 15 दिन, तो रोज के 2 मॉक दे लो। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी मत दो, ठीक है, वो एग्जाम में प्रेशर भी बनाता है आपके ऊपर, अच्छा ना जाए तो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे होते हैं, वो चीज़ आप फॉलो नहीं करनी है आपको। बेसिक से पूरा कंप्लीट करना है, तैयारी पूरी करनी है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाना है और इस तरह से अपना फ्लो बनाना है, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। अच्छा, अब बात आती है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, आपने क्या करा, मैंने कहा एक बार कोर्स पूरा कर लिया, आपको पता चल गया क्या चीज रेलिवेंट क्या नहीं है। मॉक टेस्ट में भी सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट नहीं होते। जो आपको लगे इरेलीवेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको वो बार बार नोट करने। आपने क्या करा, एक पेपर दिया मॉक का से। अब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश और जीके में, तो मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता कि आपने जैसे इंग्लिश में कुछ सिनोनिम वर्ड है आपको नहीं आया, तो आपने उसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आए, मॉक में आया, आपको नहीं आता था, उसका नोट डाउन कर लिया एक सेपरेट कॉपी में। अच्छा, अगर हम बात करेंगे जीके में, ऐसे ही करना है आपको। अगर कुछ लगे कि रेलिवेंट है तो आप नोट कर लो, अगर आपको लगे वो क्वेश्चन रेलिवेंट आपके एग्जाम में नहीं आ सकता तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट में ही आपको ऑप्शन मिलता है, कोई भी अच्छा मॉक टेस्ट दोगे सेव फॉर लेटर का, तो उस क्वेश्चन को सेव फॉर लेटर भी कर सकते हो। जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि मैं कॉपी में लिखूँ उसे, तो लास्ट में सेव फॉर लेटर कर लो, बाद में जाके उस क्वेश्चन को देख लो। इस तरह से आपका थोड़ा टाइम बचेगा। अच्छा, अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की और क्वांट सेक्शन की, क्वांट सेक्शन में आप एनालाइज कैसे करोगे। हर मॉक में आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपका टाइम दिखेगा, आपने उस क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में करा, टॉपर ने उस क्वेश्चन को कितने टाइम में करा। तो आपको अपने टाइम को टॉपर के टाइम से कंपेयर करना है। अगर आपके टाइम आपको लग रहा है 1 मिनट और टॉपर को उस क्वेश्चन को करने में लग रही है 30 सेकंड, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है आपके प्रिपरेशन में। या तो उस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है जो आपको नहीं पता, तो आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी, या फिर आपको देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कहाँ गलती हुई, क्या ये आपने क्वेश्चन पहले कर रखा था, नहीं कर रखा था। पहले नहीं कर रखा था उसको कॉपी में नोट कर लो। हो सकता है आपने 1 मिनट में कर तो दिया क्वेश्चन, अगर वो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो उस क्वेश्चन में, तो उसे कॉपी में नोट करना है, उसे रिवाइज करना है, जिससे कि अगली बार वो क्वेश्चन आए तो मैं 30 सेकंड में ही करूँ। ये चीज समझ, कोई शॉर्ट ट्रिक सोचनी है, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बन रहा है तो वो शॉर्ट ट्रिक नोट करनी है उस क्वेश्चन के लिए। तो ये एनालिसिस होता है कि हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में हम गलती कर रहे हैं, राइट। और वो सारे क्वेश्चन आपके पास एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में बार बार आप रिवाइज करोगे उन्हें, तो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएंगे आप अच्छा कर पाओगे उन क्वेश्चन में। 30 सेकंड में जो टॉपर टाइम लगा रहा है उसी टाइम में आप भी कर पाओगे उस क्वेश्चन को। क्लियर है ये चीज। अच्छा, होता क्या है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस दिया, क्वांट सेक्शन में आपने देखा 25 क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार वेटेज दिखा देता हूँ, 25 क्वेश्चन की वेटेज क्या रही थी। जैसे सीजीएल 2018 टियर 1 में भी यही वेटेज थी, सीएचएसएल में भी यही वेटेज टीसीएस फॉलो कर रहा है, और सीजीएल 2019 में भी यही वेटेज रही है। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 1, सिंप्लीफिकेशन 1, डेटा इंटरप्रिटेशन 4, नंबर सिस्टम 1, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड, सबके इतने इतने लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देखना है एजिस, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम और एजिस लिखा है एक क्वेश्चन, ये ओवरऑल सारी शिफ्ट से मिला के एक क्वेश्चन था, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम बेसिकली आपका टाइम स्पेंड डिस्टेंस का पार्ट हो गया, एज आपका बेसिकली, ठीक है, एवरेज चैप्टर का पार्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस की वेटेज है, चैप्टर वाइज आपने वेटेज देख लिया, आपको पता चलिए कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं है। जैसे ज्योमेट्री एक बार कर लिया आपने, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर कर सकते हो। अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
सिंपल होते हैं, मतलब एवरेज अलजेब्रा आपने अच्छे से कर लिया, आपको सारी ट्रिक्स पता है तो आप कर लोगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के आजकल सिंपल आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कई बार टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। डीआई का क्वेश्चन मैंने बताया कैसे करना है, मुश्किल नहीं होगा लेकिन आपको डीआई समझना पड़ेगा, तो उसके लिए 5 मिनट लेके चलना है। ऐसा मत करना डीआई का आप क्वेश्चन करने बैठे और आप लास्ट में कर रहे हो, आपके पास 3 मिनट बची हुई, आप डीआई के सोच रहे हो 4 से 5 क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं। आपको क्या करना है, जब डीआई के क्वेश्चन पे पूछो आपके पास 10 मिनट होनी चाहिए, जिससे कि आप डीआई पढ़ो। उसके बाद पहला क्वेश्चन करने में आपको मान लो 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको डीआई भी समझना है, उसका क्वेश्चन भी करना है। लेकिन बाद के 3 क्वेश्चन के लिए क्या होगा, आपके पास डीआई आपका रीड है, कुछ मैटर भी आपके दिमाग में सेव हो चुका है, तो बाद के 3 क्वेश्चन 4 में से करना डीआई के बहुत ज्यादा आसान होंगे आपके लिए। तो डीआई के लिए टाइम ज्यादा बचा के चलना, मतलब ऐसा नहीं लास्ट के 4-5 मिनट में डीआई करना है। अगर लास्ट में भी कर रहे हो तो आपके पास 10 मिनट बची होनी चाहिए, जिससे कि 4 से 5 मिनट में डीआई खत्म हो जाए। 4 से अगर वो 5 मिनट की जगह 6 मिनट भी खींचेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीआई कंप्लीट करना है, फिर चारों क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं करना डीआई का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके आए या 2 ही क्वेश्चन करके आए, क्योंकि आपके टाइम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ज्यादा लगेंगे, डीआई के बाद के क्वेश्चन में कम लगेंगे, क्योंकि डीआई समझना भी पड़ेगा पहले क्वेश्चन के लिए, बाद के क्वेश्चन में समझने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर एक ही तरह के 4 एक ही ग्राफ के ऊपर 4 डीआई के क्वेश्चन बने सेम, जैसे पहले हमेशा आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमने नोट कराया अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, उसमें जो टीचर्स पूछ रहा है 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से। आप देखोगे इसकी वेटेज सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी है, 25 में से एक क्वेश्चन के लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तब भी आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, तो इस तरह के चैप्टर के क्वेश्चन लास्ट में कर लेना, अगर देखते ही आपको लगे कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो इसे लास्ट के लिए करना। वैसे भी अर्थमेटिक में मैं जब भी ये चैप्टर कराता हूँ सबसे लास्ट में कराता हूँ, क्योंकि लंबा चैप्टर भी है, वेटेज भी कम है, तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं हम। CISI इंस्टॉलमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको सारी की सारी, कि ये वाला चैप्टर सबसे लास्ट के छोड़ना, बाकी सारे चैप्टर डुएबल हैं, आराम से तैयारी करो। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये स्कोरिंग चैप्टर। नंबर सिस्टम चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल, और इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, जबकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। क्लियर, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। जो देखा गया सबसे ज्यादा चैप्टर जो लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एवरेज से आ रहे हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से। सबसे ज्यादा मैं यही चैप्टर को लेकर चल रहा हूँ जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चैप्टर्स ये सारे हो जाएंगे, एवरेज भी डुएबल है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कई बार कैलकुलेटिव हो जाते हैं, अगर ट्रिक्स पता है तो कर लोगे, ट्रिक्स नहीं पता तो फंस जाओगे कई बार। बेसिक से करोगे तब भी आंसर आ जाता है, बेसिक से भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक, तो मैथ सेक्शन का मैंने डिटेल में बताया, बाकी सारे सेक्शन का भी आपको बता ही दिया एक बार। ठीक है, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग डीआई के रिगार्डिंग यही होता है कि हम सबसे लास्ट में करेंगे या डीआई छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। डीआई मुश्किल भी होगा तब भी वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक है, लेकिन डीआई के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये छोड़ना नहीं है डीआई। ठीक है, क्योंकि डीआई के 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे, 4 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगेगा। हो सकता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा पढ़ोगे, आप उसे सोल्व करोगे, आंसर निकालोगे 4 ऑप्शन में, उसमें 2 मिनट लग जाए आपको। और हो सकता है डीआई के 4 क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है, तो भी आप 4 से 5 मिनट में 4 के 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सेम है। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है और आंसर निकालना है। एक अनड्यू एडवांटेज भी मिलता है एसएससी एस्पिरेंट्स को, आपको उसका मैक्सिमम यूज करना है। अनड्यू एडवांटेज क्या है, देखो अगर मैं सीजीएल एग्जाम की बात करूं, सीजीएल एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो सही करने पे 2 नंबर, गलत करने पे आपका -0.5 डिडक्ट होता है, मतलब 1/4 मार्क्स कट होते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने क्या करा, 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते, 20 क्वेश्चन नहीं आते, अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो 20 क्वेश्चन, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 80 नंबर मिलेंगे। अगर आपने क्या करा, सही अटेम्प्ट कर दिए, गलत अटेम्प्ट करे तो आपके मार्क्स कितने कटेंगे, 20 क्वेश्चन के 5 नंबर कटेंगे, 1/4 कटेंगे। तो एडवांटेज आपको यहाँ पे 75 नंबर का मिल रहा है। लेकिन होता क्या, प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। अब ये चीज़ हमने समझी, इसका भी फिलहाल इसे छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन को सही करने की। अगर आपके पास 4 क्वेश्चन है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 में से 4 ऑप्शन होते हैं तो 1/4 प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो 4 में से मैं कहूँगा आपका एक क्वेश्चन सही होगा और 3 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन रॉन्ग, एक क्वेश्चन सही। एक क्वेश्चन सही होने के 2 नंबर और रॉन्ग क्वेश्चन होने के 0.5 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन के अगर 0.5 डिडक्ट होंगे तो 1.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आप भी फिर भी पॉजिटिव 0.5 में रहोगे। ये तब है जब आपको एक भी ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अभी बस सुन लेना, इस चीज़ को ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा, ऐसे 4 क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं कहूँ हमारे एग्जाम में 4 की जगह 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कितने में रहोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप 2.5 के पॉजिटिव में रहोगे 20 क्वेश्चन में, अगर आप तुक्का लगा के आ रहे हो। ये चीज़ समझ आई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 2.5 तुक्का नहीं लगाना, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता तुक्के लगाने को। लेकिन अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे हम कह रहा था 4 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन पे क्लियर नहीं है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं 100 में से जिसमें मुझे डाउट है 2 ऑप्शन में, क्या या तो ए आंसर होगा या बी होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% की है, तो मैं कह सकता हूँ 50% क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 में डाउट है। कुछ लोग आते हैं 2 ऑप्शन में डाउट होता है तब भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी 50% है तो मैं कहूँगा 10 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे, 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं।
बहुत बुरी किस्मत तो लेके हम आए नहीं कि बिल्कुल ही 10 के 10 गलत हो जाएंगे। 5 सही हो गए कितने नंबर, 10 नंबर। 5 गलत हो गए तो कितने कटेंगे, -0.5 के हिसाब से -2.5। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा कितना बढ़ गया, +7.5। तो जब भी आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो हमेशा अटेम्प्ट करना है। 3 ऑप्शन में भी डाउट हो जिसमें ए, बी और सी में डाउट है कि इनमें से आंसर होगा, लेकिन ए और बी ज़्यादा लग रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो भी आपको मार्क करना है। लेकिन ऐसा हो आपके पास 4 ऑप्शन हो, ए, बी, सी, डी में कोई भी डाउट नहीं है, तब अटेम्प्ट नहीं करना है। ये कब अटेम्प्ट करना है, ये वाला सिनेरियो तब होता है जब आपको पता है कि कट ऑफ 125 130 आती है, मैं 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहा, मेरा 80 नंबर है, मेरा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना, तो सारे के सारे आंसर मार्क कर दो कि आप तक किस्मत साथ दे जाए और आपके ज़्यादा आंसर सही हो जाए और आप थोड़ा आगे पहुंच जाओ। ठीक है, तो उस केस में ये वाला पार्ट काम करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, समझ आया कैसे कैसे अटेम्प्ट करना, कहाँ कहाँ करना है। अब बात आती है परसेंटाइल की। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताएगा परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आप बात करो आपके क्या है, आपने मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आया 200 में से 160, ठीक है, और आपकी परसेंटाइल आई 96%। इसका मतलब क्या होगा, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो आप क्या हो, 96% से बेटर हो। ठीक है, आपकी जो रैंक है 100 में से वो 96 है, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लोग आपसे आगे हैं, 96 लोग आपसे पीछे हैं लगभग। तो हमें यहाँ पे परसेंटाइल ही देखनी है, क्योंकि एसएससी में वैकेंसी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये 10th क्लास का एग्जाम तो है नहीं, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। 200 में से 200 आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, या 200 में से पासिंग मार्क्स 120 है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिशन डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, परसेंटाइल अपनी इंप्रूव करनी है। हो सकता है एक मॉक में आपके 160 नंबर हो, आपकी परसेंटाइल 96 हो, और वहीं आप दूसरा मॉक देने जाओ वहाँ पे 120 नंबर हो 200 में से, तब भी आपकी 96 परसेंटाइल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस बेकार हुई है, आपकी परफॉर्मेंस अब भी वैसी ही है जैसी पहली है। क्योंकि सभी लोगों का जो, अगर आईक्यू की बात करेंगे, जो आपके सेम लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जब आपके 160 आ रहे हैं उनके भी 160 रहे होंगे, और जब आपके 120 आ रहे हैं उनके भी 120 रहे होंगे। तो आपको परसेंटाइल देखनी है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। टियर 1 के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा आपकी परसेंटाइल क्या रखो, अपनी 90% के आसपास अपनी परसेंटाइल रखो। कोई भी मॉक दे रहे हो जिसमें ज़्यादा लोग देते हैं मॉक, ठीक है, अगर 10-12 हज़ार लोग दे रहे हैं, टियर 1 की तैयारी कर रहे हो सीजीएल सीएचएसएल की, तो अगर आपकी 90% से ऊपर परसेंटाइल है तो सीजीएल के टियर 1 क्लियर होने के चांसेस आपके बने रहेंगे। अगर सीएचएसएल की बात करूँ, सीएचएसएल एग्जाम में 90% के आसपास कह रहा हूँ मैं, 85 पे भी कई बार काम चल जाता है, कई बार 90 तक तो काम चल ही जाता है, 85 से 90 में हो तो काम चल जाएगा टियर 1 में। अगर सीएचएसएल एग्जाम की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा होते हैं जो पेपर देते हैं। 40 लाख बच्चे पेपर भरते हैं, टियर 1 को क्वालिफाई करने वाले 50,000 भी नहीं होते, उससे भी कम होते हैं। जबकि एसएससी सीजीएल में 20 लाख बच्चे पेपर भरते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं वो 1,25,000 1,50,000 के आसपास क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सीजीएल का टियर 1 क्वालिफाई करना आसान होता है सीएचएसएल से। तो सीएचएसएल का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 92 से 92 परसेंटाइल कम से कम रख के चलो अपनी, 90 से 95 के बीच में, तो चांसेस रहेंगे आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। और सीएचएसएल में टियर भी 2-3 ही होते हैं, टियर 1 टियर 2 और उसके बाद सीधा टाइपिंग, जबकि सीजन में टियर भी ज़्यादा होते हैं। तो सीएचएसएल में टियर 1 के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें आपको हाई स्कोर से बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक एस्पिरेंट की कॉपी थी, सीजीएल 2019 का रिजल्ट था, मैंने सर्वे किया था, उसमें बहुत सारे लोग आए। यहाँ पे आप देखोगे ये एस्पिरेंट है, इनके टोटल रो स्कोर कितना था, 168 मार्क्स थे, जिसमें जनरल अवेयरनेस में इनके सिर्फ 23 नंबर थे, 23.5 नंबर थे, कितने में से, 50 में से। स्टिल ही स्कोर 208 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, हार्डशिप में पेपर पड़ गया तो इस तरह से नंबर बढ़ते हैं तेजी से। इनके 40 नंबर लगभग बढ़ गए। तो जीके में आप इतना कम भी स्कोर कर रहे हो तो ना, तो जीके के पीछे नहीं भागना। मैंने देखा लोग पूरे दिन जीके पढ़ रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उन्हें, क्योंकि जीके के अंदर भाई कॉन्फिडेंस का करोगे क्या, पेपर में अगर हार्ड शिफ्ट आ रही है, जीके में कम नंबर भी आए, कोई नहीं, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, हो जाएगा। जीके में इतना करके चलो, अपना 20 से 30 नंबर के बीच में जीके का रखो आप। बाकी सेक्शंस पे अपना कोशिश करो 150 में से बाकी तीनों सेक्शन में 140 प्लस लेके आओ। ठीक है, दिस मस्ट बी द टारगेट। आप देखोगे इनका स्कोर क्या है, जनरल इंटेल रीजनिंग में 50, क्वांट में 47.5, इंग्लिश में 47.5। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू बी अ टॉपर। ठीक है, जीके पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पढ़ो, लेकिन पहले 3 सेक्शन में 140 प्लस कर लो। अगर इनके, मैं कहता हूँ जीके सेक्शन के 23 नंबर में हटा भी दूँ यहाँ से, अगर इनमें 23 नंबर कम भी कर दूंगा, तब भी अगर जीके सेक्शन में इनके 0 नंबर भी आते, तब भी आप देखते जो इनका स्कोर बनता लगभग यहाँ पे 185 184 के आसपास बनता 200 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो पहले ये अटेंड करो, दिस विल गेट यू सिलेक्टेड। आपके टियर 1 क्वालिफाई, ये 3 सेक्शन कराएंगे, जीके आपको एडवांटेज देगा, आगे लेके जाएगा, अपने ड्रीम पोस्ट तक पहुंचाएगा। ठीक, तो पहले 3 सेक्शन में जितना टाइम लगेगा ना आपको, उससे कहीं ज़्यादा टाइम खाली जीके सेक्शन ले जाएगा। और सीजीएल में तो टियर 2 में आपकी जीके आती ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आती है 400 नंबर की।
ठीक है। टीयर 3 की बात करेंगे, उसमें भी आपका एस्से लेटर होता है, इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हो। उसमें भी अगर हम बात करेंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरह से आपका टेस्ट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वांट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करो। ये सिलेबस खत्म कर लो इनका, टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम ही तो है। टीयर 1 में सारा सिलेबस कंप्लीट करके चलो, टीयर 2 तक की तैयारी करके चलो। उसके बाद अपना जितना टाइम बच रहा है जी के पढ़ते चले जाओ, जितना हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। और 8 से 10 नंबर तो आप वैसे भी जी के मिल सकते हो अगर आप बिना कुछ भी करे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज पे भी तो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी तो आते हैं, ठीक है। तो अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में आपको हमेशा लगाना है, जीके पढ़ना है लेकिन एक लिमिट तक। और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीजीएल 2019 में 200 से ऊपर स्कोर करे, आप इनका चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। 177 थे इनके जीके में, 34 नंबर थे इनके, 36 नंबर भी हैं लोगों के जीके में जो 200 तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक और एस्पिरेंट की कॉपी देख लो आप, इनके जीके में 8.5 नंबर है। स्टिल ही गॉट 195.17 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, 156 ग्रोथ एंड 195 तक पहुंच गए नॉर्मलाइज के। वेरी गुड स्कोर, ही कैन गेट हिज ड्रीम पोस्ट। समझ आई ये चीज़? तो सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, कट ऑफ की बात करें 147.78, इस बार आपने कट ऑफ देखी होगी, कुछ टीचर ने आपको डराया भी होगा, इतनी कट ऑफ जा रही है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन सही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे ईजी और हार्ड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने किया था, आप देखोगे जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर हमें देखने को मिला, 9 तारीख शिफ्ट 3 सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट मानी गई, जिसमें रो स्कोर अगर हम बात करें आपको 143 नंबर लाना था, तब जाके आपकी एक कट ऑफ क्लियर हो रही थी। तो मतलब सबसे इजी शिफ्ट में भी अगर 143 नंबर आ रहे हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 147 कुछ बन रहे हैं, तो इजीएस्ट शिफ्ट में भी आपकी जो कट ऑफ मानी जाएगी वो 143 नंबर मानी जाएगी। और हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें जो कि 4 मार्च शिफ्ट 2 थी, उसमें अगर किसी के 107.5 नंबर आ रहे हैं तो वो भी कट ऑफ क्लियर करके जा रहा है। तो इस शिफ्ट का अगर आप पेपर दे रहे हो और उसमें 120 नंबर आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ वैसे ही क्लियर हो रही है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हो। तो उसमें आप ये थोड़ी ना देखोगे इस वाली शिफ्ट का पेपर आप दे रहे हो इन लास्ट के शिफ्ट का, और आप देख रहे हो आपके 120 नंबर आ रहे हैं, आप कह रहे हो सर नहीं कट ऑफ तो 148 गई थी, मेरा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, इतना भी ला रहे हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कट ऑफ से आप 15-20 नंबर की लीड ही लेके जाओगे जो कट ऑफ जा रही है, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। अगर मैं एक्चुअल कट ऑफ पे बात करूँ, यहाँ पे इन दोनों शिफ्ट का एवरेज निकालोगे आप, लगभग 123 कुछ आ जाएगा आपके पास, 125 मान लो चलो एवरेज में, 125 के आसपास। 125 आपकी एक्चुअल कट ऑफ थी जो इस बार गई थी पेपर के लेवल को देख के। तो क्या ये घबराने वाला नंबर है? नहीं है, पहले भी ऐसी जाती थी। हाँ, कॉम्पिटिशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन सही चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। कट ऑफ का नंबर अगर आप मुझसे पूछोगे सर कट ऑफ क्या जाती है मॉक टेस्ट में, क्या कट ऑफ आएगी, तो आप 125 नंबर अपना दिमाग में बिठा के चलो, ठीक है। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो कोशिश करो 150 से 160 तक का स्कोर करो, जिससे कि आप अपनी फाइनल ड्रीम जॉब तक पहुंचो, एक अच्छा स्कोर के साथ सिलेक्शन लो। क्लियर है ये चीज, समझ आ गई सब कुछ? सो डेट्स इट। बाकी आप लोगों के लिए मैं स्पेशल क्लास अकेडमी पे लेके आता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके मुझे देखो, ठीक है। ये सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारी फ्री क्लासेस आपकी लेके आता रहता हूँ मैं। और इस चैनल पे आपकी बहुत सारी फ्री क्लासेस आएंगी। अब मैं ज्योमेट्री कराने वाला हूँ आपको स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से इस चैनल पे, और इसमें हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अगले महीने हम पूरा ट्राइंगल चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ लें, ठीक है। और बाकी स्पेशल क्लासेस में भी मेरे बहुत सारे सेशन आएंगे, प्रैक्टिस सेशन ज्योमेट्री के भी आएंगे। सर्कल चैप्टर में स्पेशल क्लास में कराने की सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ से मेरे से सर्कल चैप्टर पढ़ सकते हो। बाकी कुछ चैप्टर्स आपको मैं कराता ही रहूँगा यहाँ पे, प्रैक्टिस सेशन दूसरे चैनल्स पे भी आते रहते हैं मेरे, वो आप देख सकते हो। बाकी सजेशन यही रहेगा, अगर आप सीजीएल 2020 या एचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, तो आप एक डेडिकेटेड टीचर से पढ़ो जो एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, और अपनी तैयारी पूरी करो। अगर मैं बात करूँ, मेरा कंप्लीट अरिथमेटिक का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा आपको अनअकैडमी पे, वो आप देख सकते हो। अगर आपने एकेडमी प्लस ज्वाइन करते हो आरबी10 कोड यूज करके, कंप्लीट एडवांस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 9 से 11 टाइमिंग होती है, तो वहाँ पे आप कंप्लीट एडवांस मैथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है अनअकैडमी में, आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक बार प्लान ले लिया, एसएससी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, से आपने 1 साल का ले लिया या 2 साल का ले लिया, बहुत सस्ते सब्सक्रिप्शन है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स के। तो हमने क्या करा, 12 महीने वाला 24 महीने वाला ले लिया। आप सीजीएल 2020 या एचएसएल 2020 दोगे या 2021 दोगे, तो 12 महीने का सबसे बेस्ट है। 300 रुपये पर महीने में आपको प्लान पड़ जाएगा, 7200 रुपये का इसका चार्ज है। इसमें भी इतने भी नहीं देने आपको, RB10 कोड यूज करना है, 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। आप अनअकैडमी की ऐप यूज करते हो, वीडियो सेशंस देखते हो, तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, वो भी रिडीम कर दोगे, तो ये वाला और सस्ता हो गया, आपको 6000-5800 के आसपास पड़ जाएगा। क्लियर? तो आप RB10 कोड यूज करो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स के डेडिकेटेड टीचर हैं, टॉप इंडिया की फैकल्टीज़ हैं, सारे के सारे टीचर मिलके आपको तैयारी कराएंगे। जिस टीचर से पढ़ना पसंद है उससे पढ़ो, मुझसे पढ़ना पसंद है मुझसे पढ़ो, ठीक है। किसी और टीचर पे भरोसा है, उस टीचर से पढ़ना चाहते हो उस टीचर से पढ़ो। हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। मैथ्स के लिए सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे आपको, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको फेवरेट टीचर सारे के सारे अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के सारे जो टॉप टीचर्स हैं इंडिया के, वो सारे आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे। तो सारे सेशंस आप देख सकते हो, और एक ही प्लान के अंदर, ऐसा नहीं किसी के लिए अलग से पे करना है। मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी पे आने स्टार्ट हो गए हैं, वो भी दे सकते हो अनअकैडमी के, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे सकते हो आप,
ठीक है। साथ के साथ आपके क्या होते रहते हैं, क्विजिस होती हैं, वो भी दे सकते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज रिकॉर्डेड प्लस लाइव डाउट सेशन सब कुछ अटेंड कर सकते हो। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेम RB10 कोड यूज करो, इसमें भी आपको इंस्टेंटेनियसली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी चार्जेस चल रहे होंगे उस टाइम पे। रेलवे एग्जाम्स पे भी ये कोड एप्लीकेबल है, CSC एग्जाम पे भी ये कोड एप्लीकेबल है, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जिसकी अनअकैडमी से आप तैयारी करना चाहते हो, अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे आप ये वाला कोड यूज करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे सेशंस होते हैं, अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो लाइव सेशन होंगे, कभी भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, वरना यहाँ पे भी मेरे लाइव सेशन आएंगे अगले महीने, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप जो चाहो पूछ सकते हो। स्पेशल क्लासेस के लिए अपने अकेडमी में मुझे फॉलो कर लेना, शुभम जैन, आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप मेरे सेशन सारे सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं, मैं करा के दिखाता रहता हूँ कि कुमार सेक्शन का ये पेपर आता है, इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या होती है, तो वो आप सारे अटेंड कर सकते हो, उसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको फायदा मिला होगा, इससे कुछ चीज़ें आपकी फिर से क्लियर हो गई होंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।